हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राज यादव द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहां पर राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में पिछली जो कक्षा हमने पढ़ी थी उसमें हमने भौतिक प्रदेश शुरू किया था और भौतिक प्रदेश की निर्माण प्रक्रिया और भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात कर चुके थे और उनका भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कर चुके थे। कौन कौन महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया है। आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे कि आज हम बात करेंगे भौतिक प्रदेश जो हमारे हैं। 4 भौतिक प्रदेशों में हमने जो हमारे राजस्थान को विभक्त किया है, इन चारों भौतिक प्रदेशों को एक एक करके हम पढ़ेंगे आज से। जिन मित्रों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, भौतिक प्रदेश की 2 पिछली क्लासें जरूर देख लीजिएगा ताकि आने वाली जो कक्षा है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। आने वाली क्लास बहुत आसानी से समझ में आएगी आपको अगर आप पिछली 2 क्लासों को देख चुके होंगे, तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं कि भौतिक जो प्रदेश हैं, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर चुके हैं। जैसे हमारा ये जो प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान है, देख लीजिएगा। 4 भौतिक प्रदेशों को हम देखना चाहेंगे एक बार फिर से कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश है हमारे राजस्थान के, ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान की जो 4 भौतिक प्रदेशों में हमने विभाजित किया था, सबसे पहले हमारे राजस्थान में जो 2 असमान भागों में विभाजित करने वाली रेखा है वो है मित्रों कौन सी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो हमारे राजस्थान को क्या करती है, 2 असमान भागों में विभाजित कर देती है। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग है ये वाला, इसको तो कहा जाता है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस रेखा के पश्चिम का पूरा जो भाग होगा, ये पहला भाग होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अगर हम देखना चाहें हमारे राजस्थान में कि दूसरा भौतिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो देख लीजिएगा ये जो हमारा क्षेत्र है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व का जो क्षेत्र है, इस प्रकार से विस्तारित जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा का पूरा, और इस क्षेत्र को नाम दिया गया है नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम दे दिया मित्रों इसको, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। और हम बात करना चाहें नंबर 3, तीसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश होगा वो होगा मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से ये जो वाला क्षेत्र है नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस अरावली पर्वतमाला के पूर्वी की ओर जो विस्तारित है वो होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से फैला हुआ है। और अंतिम अगर हम बात करें तो नंबर 4 हमारा ये वाला जो क्षेत्र होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से हमारे राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। इन चारों भौतिक प्रदेशों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न और प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रहती है, इन प्रश्नों को हम देखेंगे और साथ में इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मित्रों, मैंने आपसे कल की क्लास में एक प्रश्न किया था कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, इन चारों भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक जो सघन बसा भौतिक प्रदेश है, सबसे ज़्यादा इन चारों प्रदेशों में से मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि चारों भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक सघन बसा हुआ जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है। तो इन चारों में से सर्वाधिक सघन बसा जो भौतिक प्रदेश होगा वो कौन सा होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, इसलिए राजस्थान का सर्वाधिक सघन बसा भौतिक प्रदेश होगा तो कौन सा होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में विरल बसा जो है भौतिक प्रदेश होगा तो कौन सा होगा,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होगा। हमने थोड़ा सा इसको देखा था कल। चलिए हम आज की क्लास में मित्रों शुरू करते हैं। पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले भौतिक प्रदेश की हम बात करेंगे। यहां पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको मित्रों कह दिया जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कह देंगे, या पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान कहेंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं सीधा सा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश है, पहले भौतिक प्रदेश से हम बात करते हैं कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और क्या इसका हमारे राजस्थान के संदर्भ में योगदान है। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहली बात यहाँ पर करूँगा मैं नंबर 1 कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अवशेष किसका है। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अवशेष किसका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवशेष होगा किसका, ये टेथिस सागर का अवशेष है। किसका से अवशेष है मित्रों? टेथिस सागर। हमने देखा था कि जो टेथिस सागर है और इस टेथिस सागर का अवशेष के रूप में जो मरुस्थल बने हैं और उनमें से ही हमारा ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। हम यहाँ पर टेथिस सागर की बात करें कि ये जो टेथिस सागर है, इस टेथिस सागर की उत्पत्ति के संदर्भ में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारी पृथ्वी के जो निर्माण की प्रक्रिया थी, और पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया में जैसे ये पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया है, ये हमारी पृथ्वी है और इसमें ये जो कठोर भाग है, इस कठोर भाग को नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था इसको? पेंजिया नाम दिया गया था। ये जो कठोर भाग था पृथ्वी का, जिसको नाम दिया गया पेंजिया, इस पेंजिया के ही 2 भागों में विभाजित हो जाने के बाद पेंजिया का क्या हुआ? 2 भागों में विभाजित। किस प्रकार से कि ये जो हमारा पेंजिया था, इसमें जो नदियां हैं, नदियां अपना जल लाकर, ये बीच जो पेंजिया है इसका बीच में से भाग दसा हुआ था। ये बीच में से क्या था? दसा हुआ था। और बीच में से दसा हुआ होने के कारण जो नदियों का जल यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगा और एक दिन बहुत सारी जल राशि यहाँ पर इकट्ठी हो गई और यहाँ पर जो दोनों तरफ से आने वाली नदियों के जल के कारण बहुत सारी जल राशि जो इकट्ठी हुई थी और उसी जल राशि को हमने नाम दिया था टेथिस सागर। क्या नाम दिया था? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर किस प्रकार से बना है इसको हम देख रहे हैं कि जो पेंजिया है और पेंजिया का जो मध्य भाग था वो दसा हुआ था और दसा हुआ होने के कारण नदियों का जल आकर यहाँ पर इकट्ठा होने लगा और एक दिन यह जल बहुत ही बड़ी जल राशि के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हुआ और बहुत बड़ी जल राशि के रूप में जो इकट्ठा हुआ था और इसी भाग को हमने क्या नाम दे दिया था? टेथिस सागर नाम दिया था। और इसी के कारण इस पेंजिया के 2 भाग विभाजित हो गए थे। एक था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड यानी उत्तरी पेंजिया को नाम दिया गया था अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के मध्य भाग में क्या अवस्थित हो गया था? टेथिस सागर। तो हमने देखा कि हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, अवशेष किसका है? टेथिस सागर का। और टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार से, टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई थी और इस टेथिस सागर के अवशेष ही माने जाते हैं हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, इसके अवशेष के रूप में मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, उनमें से एक हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। हम इस टेथिस सागर को देखें किस प्रकार से जैसे उत्पत्ति हुई थी और इस टेथिस सागर का कैसे मरुस्थल जो है इसके अवशेष माने जाते हैं। तो हम जब बात करते हैं, ये हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, अनुपजाऊ, ये मध्य भारत का जो विशाल मैदान है इसका ही भाग है। तो निर्माण कैसे हुआ था इसका देखो, टेथिस सागर से अवशेष के रूप में हुआ है, लेकिन किस प्रकार से हुआ है? ये हमारा यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका है,
ये दक्षिणी अमेरिका इस प्रकार से, ये यूरोप है मित्रों, और यहाँ पर आता है हमारा ये एशिया आता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आता है ये अफ्रीका आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया आता है, और ये अंटार्कटिका। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ये 7 महाद्वीप बने थे, जो कि महाद्वीप किससे बने थे? पेंजिया, ये जो कठोर भाग था, जो स्थलखंड का भाग था पेंजिया, इसी से हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर बात करें कि स्टेथिस सागर जो यहाँ पर बना हुआ था, उत्तरी भाग, 2 भाग बट गए हैं इसके, ये इस प्रकार से बटा हुआ था। इस उत्तरी भाग को तो नाम दिया गया था, ये अवशेष हैं किसके? अंगारा लैंड के। अंगारा लैंड के अवशेष हैं तीनों महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड जो है, और इस गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। लेकिन इस टेथिस सागर जो यहाँ पर बना हुआ था, ये यहाँ पर इस टेथिस सागर की जो है, किस प्रकार से टेथिस सागर के अवशेष के रूप में मरुस्थल का जो है जन्म हुआ है, इसको हम देखना चाहें तो देखिएगा, ये जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप है, और यहाँ पर ये यूरेशियन जो प्लेट है इस प्रकार से, ठीक है। यूरेशियन प्लेट ऐसा माना जाता था, वैगनर महोदय ने कहा था कि यूरेशियन प्लेट तो स्थिर थी, लेकिन भारतीय जो प्लेट थी ये खिसकती हुई इस प्रकार से यहाँ पर आई, और ये जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर का मलबा ऊपर में है। दोनों प्लेट जब आपस में टकराई हैं तो इस टेथिस सागर से जो तलछट थी, जो मलबा था, ये ऊपर आया, और ऊपर आने के कारण यहाँ पर इस प्रकार से हिमालय का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ये किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय का निर्माण इन दोनों प्लेटों के टकराने से हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार से ये द्रोणी बनी थी, ये हिमालय हो गया, और ये एक गड्ढा या द्रोणी हम कह रहे हैं। इस द्रोणी में जब आकर नदियां गिरने लगी हैं, और नदियों का जल यहाँ पर आकर गिरने लगा, और नदियों के जल में जो तलछट या जमाव होने लगा, इसके कारण किसका निर्माण हुआ था? मैदानों का निर्माण हुआ था। किसके कारण? जो नदियां हैं और नदियों का जल इस द्रोणी या गड्ढे में आकर गिरने लगा, और नदियों के जल के साथ जो कंकड़ पत्थर या रेत जो बहाकर आती है, तलछट जो बहकर आती है, उसके जमा होने के कारण ही किसका निर्माण हुआ है? मैदानों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से जो मरुस्थल बने हैं वो भी मैदानों के रूप से ही बने हैं, और जो मैदान, उपजाऊ मैदान बने हैं, वो भी इन्हीं नदियों के जमाव के कारण बन पाए हैं। तो इस प्रकार से हमारा पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मैदान है, मध्य भारत का विशाल मैदान, उसी के अवशेष के रूप में उसी का भाग है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिएगा, हम यहाँ पर अवशेष के रूप में बात करते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में पूछ लिया जाता है प्रश्न। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि टेथिस सागर का अवशेष निम्न में से नहीं है या है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए, टेथिस सागर के अवशेष, टेथिस सागर के अवशेष, यानी टेथिस सागर जो है और इस टेथिस सागर के अवशेष क्या क्या हैं, इनको हम देखते हैं। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में अगर हम बात करना चाहें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर हम बात करते हैं थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता, अवसादी चट्टानों की प्रधानता, ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। थार का जो मरुस्थल है और इस थार के मरुस्थल में अवसादी जो चट्टानों की प्रधानता है, ये किसका अवशेष बताता है? टेथिस सागर का अवशेष के रूप में बताया जाता है। चलिए 2 नंबर पर हम बात करें कि 2 नंबर पर इसके अवशेष के रूप में क्या आएगा टेथिस सागर में। तो जो ज्वास्म खनिज हैं, ज्वास्म खनिज, और हमारे जो जीवाश्म खनिज हैं, जैसे ज्वास्म खनिज कौन कौन से होंगे? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि, ये क्या हैं? जो है ज्वास्म खनिज के रूप में, और ये भी किसके अवशेष माने जाते हैं? ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में माने जाते हैं। 3 नंबर पर मित्रों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुलधरा गांव है जैसलमेर में,
कुलधरा गांव, और ये कुलधरा गांव है कहाँ पर? जैसलमेर जिले में है ये, जैसलमेर। और कुलधरा गांव जो जैसलमेर जिले में है, यहाँ से मछली के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? मछली के अवशेष मिले हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर, मछली के अवशेष मिलना, ये भी किसका जो है टेथी सागर के अवशेष के रूप में बताता है। और अगर हम नंबर 4 पर बात करें तो एक है नंबर 4 पर अगर हम बात करें, नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो आकल गांव जीवाश्म जो पार्क है, जीवाश्म पार्क, आकल गांव जीवाश्म पार्क जो है, यहां पर जुरासिक युग के अवशेष मिले हैं। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जुरासिक युग, या जो आकल गांव जैसलमेर में है, ये आकल गांव है कहाँ पर है? जैसलमेर में है वैसे आकल गांव। और जैसलमेर जिले में जो आकल गांव है, यहाँ पर जीवाश्म पार्क बनाया हुआ है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क। नाम क्या दिया गया इसका? आकलवुड फॉसिल्स पार्क नाम दिया गया है। इसका जो आकल गांव में जीवाश्म पार्क जो है, इसका नाम दिया गया है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। और 1800 करोड़ वर्ष ये पुराना जो है बना हुआ है, 1800 करोड़ वर्ष या 1800 वर्ष पुराना। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल के जीवाश्म जो राजस्थान में पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ पर प्राचीन काल के जीवाश्मों को एकत्रित करने का ये एकमात्र स्थान है। और इस आकल गांव जैसलमेर में यह बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इसके अवशेष के रूप में मानी जाती हैं। सबसे पहला देखिए नंबर 1, सबसे पहला देखिए नंबर 1 हम बात करें तो थार के मरुस्थल में अवसादी जो चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों की प्रधानता भी किसका अवशेष बताती हैं? ये टेथी सागर के अवशेष के रूप में बताती हैं। जीवाश्म खनिज जो यहाँ पर पाए जाते हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये भी किसके अवशेष हैं? टेथी सागर के रूप में। और कुलधरा गांव जैसलमेर में मछली के अवशेष मिले हैं, ये भी टेथी सागर के अवशेष के रूप में। और आकल गांव जीवाश्म पार्क जो है जुरासिक युग पूछा जाता है, ये कि जुरासिक युग, या फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जीवाश्मों को एकत्रित करने का जो 1800 वर्ष पुराना जो एकमात्र स्थान है वो कौन सा है? तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क। पिछले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आकलवुड फॉसिल्स पार्क वाला, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख ले। तो ये अवशेष के रूप में है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि टेथी सागर के अवशेष के रूप में निम्न में से नहीं है। आपके सामने इन 4 में से 3 ऑप्शन में आएगा, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा वहां पर, और निम्न में से नहीं अवशेष के रूप में आपसे पूछाएगा। ऐसा प्रश्न भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछा जाता है, क्योंकि आज वर्तमान समय की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही प्रवृत्ति जो प्रश्नों की होती है वो हार्ड होती है, और इस प्रवृत्ति के प्रश्न वहां पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने अवशेष देखा कि अवशेष है जो टेथी सागर का है और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बात अगर हम करें कि ये किसका भाग माना जाता है, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये किसका भाग माना जाता है? तो भाग किसका है? ये भाग है मित्रों थार के मरुस्थल का। थार का मरुस्थल जो है, और थार के मरुस्थल का ही एक भाग है जिसको किसके रूप में जाना गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना गया। हम बात कर लेते हैं इस थार के मरुस्थल की कि ये थार का जो मरुस्थल है और ये थार का मरुस्थल किसका भाग माना जाता है। इसकी भी अगर थोड़ी सी हम बात करें कि ये किसका भाग माना जाता है,
तो देखिए सबसे पहले जब महाद्वीपों की निर्माण प्रक्रिया हो रही थी पेंजिया से, तो मैं देखना चाहेंगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है और ये एशिया है इस प्रकार से, ये हमारा भारत है इस प्रकार से, और ये है, ये अफ्रीका है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अंटार्कटिका। तो हम जब पेंजिया से 7 महाद्वीपों का निर्माण प्रक्रिया हो रही थी उस समय अगर बात करें तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर विस्तारित, उत्तरी अफ्रीका में विस्तारित है, अमेरिका में नहीं सॉरी, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल विस्तारित है। और जब यहाँ से ये हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप का ये अलग हुआ था, तो इसी सहारा मरुस्थल का कुछ भाग हमारे यहाँ पर चला गया था और इसका नाम क्या दे दिया? थार का मरुस्थल कहा गया। इसी का भाग है ये, किसका भाग है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में, इसी का कुछ भाग हमारे यहाँ पर गया और इसका नाम दिया गया क्या? इसका नाम दिया गया थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और इसका भाग है थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से ये जो थार का मरुस्थल है, ये भाग किसका हुआ? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हमने जाना कि हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भाग थार के मरुस्थल का है और थार का मरुस्थल किसका भाग है? अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, और इस सहारा मरुस्थल का ही भाग है थार का मरुस्थल। अब हम वर्तमान भारत को देखें कि वर्तमान में ये जो थार का मरुस्थल है ये कहाँ पर विस्तारित है? तो 2 देशों में विस्तारित है दोस्तों ये। सबसे पहले बात करें नंबर 1, तो हमारा देश भारत है। 1947 में भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी इसका कुछ भाग चला गया था, तो दूसरा देश हो जाएगा क्या? पाक। इन दोनों देशों में थार के मरुस्थल का विस्तार अब वर्तमान में पाया जाता है। हम देखें कि किस किस प्रकार से पाया जाता है, कितना प्रतिशत यहाँ पर है। तो हमारे भारत में लगभग 62% भाग है जो थार के मरुस्थल का पाया जाता है, या इसका उल्लेख मिलता है तो 85% के लगभग भी, सही मायने में 62% है लेकिन उल्लेख मिलता है तो 85%। पाकिस्तान में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 62% है तो पाकिस्तान में होगा कितना? 38% है। अगर यहाँ पर 85% है तो यहाँ पर कितना होगा? 15% के लगभग जो है इसका विस्तार पाया जाता है। हमारे भारत में जो इसका नाम दिया गया है, और भारत में सीधा सा इसको क्या कहा गया? थार का मरुस्थल। भारत में क्या कह दिया गया? थार का मरुस्थल ही इसको कहा गया, या फिर इसको क्या? रेगिस्तान कहा गया। क्या कहा गया? रेगिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें मित्रों, पाकिस्तान में इसका जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? चोलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम देखना चाहें कि हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में कहाँ पर ये विस्तारित है, तो हमारे भारत में 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में हमारे भारत में जो है इस थार के मरुस्थल या रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। तो देखना चाहिए सबसे पहले नंबर 1 गुजरात, और गुजरात के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आता है पंजाब, और पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे भारत में जो थार का मरुस्थल का विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है? 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार हमारे भारत में पाया जाता है, जो 62 या 85% है। अब हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है, और वो एक राज्य है सिंध प्रांत। कौन सा है? सिंध प्रांत है। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रांत में इसका विस्तार पाया जाता है, जबकि हमारे भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में विस्तार पाया जाता है। हम बात करें कि हमारे भारत में जो 62% है, इसमें से कितना कितना प्रतिशत भाग हमारे राजस्थान के, भारत के 4 राज्यों में पाया जाता है। प्रश्न आपसे जैसे प्रतिशत में होता है कि किसी व्यक्ति को हम मान लीजिए 62 रुपये दे देते हैं, तो उसके व्यक्ति के बाद में
उस व्यक्ति के पास में 62 रुपये आए, जब तक वो खर्च नहीं करेगा, जब तक तो उसके पास 100% बचेगा। तो हम यहाँ पर बात करें कि थार का मरुस्थल हमारे भारत में 62% आया है और इसको नाम दे दिया थार का मरुस्थल या रेगिस्तान। तो भारत में थार का मरुस्थल या रेगिस्तान कितना है? 100% रहेगा। रहेगा कि नहीं? 100% है हमारे भारत के पास में। और इस 100% में से इन चारों राज्यों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। हमारे भारत में जो थार का मरुस्थल विस्तारित है, इस थार के मरुस्थल में से सबसे ज्यादा भाग सर्वाधिक हमारे राजस्थान में, और लगभग कितना पाया जाएगा? 58% के लगभग पाया जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझें आप। थार के मरुस्थल, जो भारत का थार का मरुस्थल है, उसका हमारे राजस्थान में लगभग 58% पाया जाता है, जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में विस्तारित है। लेकिन प्रश्न देखो मित्रों कैसे पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल का राजस्थान में अगर विस्तार पाया जाता है तो 58%, लेकिन यही जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में कितना आता है? 61.11% भाग पर विस्तारित है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप जरूर इसका तुलनात्मक देखें। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में यह कितना होता है? 61.11% भाग है, लेकिन भारत के थार के मरुस्थल का यहां पर जो विस्तार पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? लगभग 58%, सर्वाधिक हमारे राजस्थान में पाया जाता है। हम अगर इसको देखना चाहें, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है कि थार के मरुस्थल का कितना वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में नहीं पूछा गया था, वर्ग किलोमीटर में पूछा गया था कि थार का जो मरुस्थल है और थार का मरुस्थल का कितना वर्ग किलोमीटर राजस्थान में विस्तारित है। तो मित्रों, थार के मरुस्थल जो है पूरा हमारे भारत का, इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान में विस्तारित है। ये अधीनस्थ बोर्ड के महिला सुपरवाइजर के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि थार के मरुस्थल का कितना वर्ग किलोमीटर विस्तार राजस्थान में पाया जाता है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम देखना चाहें कि हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में ये जो क्षेत्र होगा ये कितना होगा मित्रों? तो ये होगा 2,09,000 और कुछ के लगभग वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 2,09,000 के लगभग आएगा, लेकिन थार का मरुस्थल जो यहां पर विस्तारित है वो कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान में विस्तारित है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, आप नोट करके इसको जरूर लिख लें कि थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 58% पाया जाता है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 61.11% है। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो ये थार का मरुस्थल है सर्वाधिक यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है, इसी प्रकार ये जो थार का मरुस्थल है भारत में, और भारत के थार के मरुस्थल में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का जो थार का मरुस्थल है इसमें 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। कितने हैं? 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, डेजर्ट ब्लॉक हैं। ये डेजर्ट ब्लॉक का मतलब सूखा क्षेत्र, यानी भारत में थार का मरुस्थल जो है उसमें 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। इनमें से हमारे राजस्थान में अगर हम बात करें या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अगर हम बात करें तो 85 डेजर्ट ब्लॉक कितने आएंगे? 85 डेजर्ट ब्लॉक हमारे राजस्थान में विस्तारित है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में कितने डेजर्ट ब्लॉकों का विस्तार पाया जाता है? तो 85 डेजर्ट ब्लॉक हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, जबकि थार का जो मरुस्थल है हमारे भारत का संपूर्ण, उसमें 142 डेजर्ट ब्लॉक पूरे के पूरे पाए जाते हैं। तो यहां से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है थार के मरुस्थल के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं
थार के मरुस्थल के अवशेष के या थार के मरुस्थल से संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा थार के मरुस्थल के संदर्भ में सही है या नहीं है, ऐसा प्रश्न हम बात करने वाले हैं। थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी जा चुका है कि थार के मरुस्थल की निम्न में से कौन सी विशेषता है या नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। नंबर 1 जो विशेषता है इसकी, विश्व का सर्वाधिक या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला अगर मरुस्थल है तो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। एक विशेषता है नंबर 1। 2 नंबर विशेषता की हम बात करना चाहें तो भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। यानी थार के मरुस्थल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है और इस भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को क्या करता है? नियमित करता है थार का मरुस्थल। तीसरी विशेषता के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आमंत्रित या आकर्षित करता है। मानसून को आकर्षित करता है। यानी जो हमारा थार का मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है? मानसून को आकर्षित करता है। यह भी एक सबसे बड़ी विशेषता है थार के मरुस्थल की कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को नियमित करता है और सर्वाधिक जनसंख्या तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। तो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ये 3 विशेषताएं यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनको हम देखना चाहते हैं। देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या जैव विविधता वाला मरुस्थल है नंबर 1 विशेषता। दूसरी विशेषता पर हम बात करें तो मित्रों कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित किस प्रकार से करता है। सबसे पहले एक शब्द आया भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम देखने का प्रयास करें कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, तो देखिएगा ये हमारा जो भारत है इस प्रकार से, ये जो हमारा इस प्रकार से भारत है, और इस भारत में हम मित्रों देखना चाहें इस भारत में भारतीय उपमहाद्वीप कहते किसको हैं? यहां पर शब्द आए भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। पहले कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है या कितने देश हैं। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, महाद्वीप, इसमें कितने देश हैं? 5 देश सम्मिलित हैं। पहले तो मैं बात करूंगा भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है इसको। देखिए एक होता है द्वीप। क्या होता है? एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप, एक होता है उप महाद्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। इनको थोड़ा सा आप समझे। द्वीप, महाद्वीप, उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूं द्वीप। वह स्थलखंड का भाग जो विशाल जल राशि से
चारों तरफ से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये द्वीप कहलाता है। चारों तरफ से विशाल जल राशि से घिरा हुआ होगा द्वीप। अब देखो द्वीप में क्या जुड़ा है दोस्तों? महा यानी बड़ा। स्थलखंड का वह बड़ा भाग जो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हुआ होगा, क्या कहलाएगा? महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है उपमहाद्वीप। ऐसा स्थलखंड जिसकी सांस्कृतिक विशेषताएं एक महाद्वीप की तरह हो, उसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। अपने आप में सांस्कृतिक विशेषताएं रखता हो, वो कहलाता है उपमहाद्वीप, जैसे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। और इसके बाद में आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होगा और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। इसका अगर विपरीत होगा तो खाड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाड़ी। खाड़ी क्या होगा? तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग और एक तरफ से जल से घिरा हुआ भाग कहलाता है खाड़ी। जैसे खंभात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी, और भी बहुत सारी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। हम लेना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये केम्बे की खाड़ी है। इधर से तो ये अरब सागर में आता है ये भाग, और ये तीन तरफ से स्थल से आ रहा है। देखो ये भी स्थल, ये भी स्थल और ये भी स्थल, तो ये खाड़ी है। ठीक है, तीन तरफ से स्थल से और एक तरफ से जल से। इसका विपरीत तीन तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से, ये क्या होगा? प्रायद्वीप। तो हमने देखा कि उपमहाद्वीप और महाद्वीप और द्वीप और प्रायद्वीप किसको कहते हैं। अब हम कर लेते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की। हमारा जो भारतीय डॉक्टर क्रेसी ने कहा है कि जितना यूरोप को महाद्वीप कहलाने का अधिकार है, उतना ही भारत को उपमहाद्वीप भी कहलाने का अधिकार है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं? 5 देश सम्मिलित हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप देख लीजिए 5 कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला नंबर 1 हमारा भारत आएगा। इसके बाद में मित्रों पाकिस्तान आता है। इसके बाद में मित्रों आता है नेपाल आता है, और नेपाल के बाद में आएगा भूटान, और भूटान के बाद में आता है बांग्लादेश। ये 5 जो देश हैं, ये पांचों देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बना हुआ है। सबसे पहला हमारा भारत, देख लीजिएगा ये है भारत हमारा, और इसके बाद में यहाँ पर आता है ये पाकिस्तान, यहाँ पर आता है ये नेपाल, और ये है यहाँ पर भूटान, और यहाँ पर आता है ये बांग्लादेश। ये पांचों देश मिलकर एक भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। आप सीधा सा मित्रों याद रखें कि हमारा इस भारत को अगर एक वृत्त के अंदर बंद कर देते हैं, और इस वृत्त के अंदर बंद करने पर जो देश इस वृत्त के अंतर्गत आते हैं, अंदर आते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित हैं। सीधा सा आप याद रख लें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित किस प्रकार से करता है। अब देखिए ये जो थार का मरुस्थल है, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है, ये है हमारा राजस्थान इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, ये राजस्थान हमारा, ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और इस राजस्थान में ये जो रेखा है 50 सेंटीमीटर वाली, ये जो मैं बता रहा था, ये रेखा है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये है थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए इसका कुछ भाग 4 राज्यों में है, हालांकि हमारे भारत में। तो देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से ऋतु चक्र को नियमित करता है। थार का मरुस्थल है, यहाँ पर तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तापमान तो क्या है? सर्वाधिक। और मित्रों वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है न्यूनतम। तापमान सर्वाधिक और वायुदाब न्यूनतम। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होते हैं। तापमान यहाँ पर इस क्षेत्र में सर्वाधिक है और वायुदाब न्यूनतम। अब अगर हम बात करें कि हमारी मानसूनी पवनें जो होती हैं, देखिए भारत में अब यहाँ पर होता है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। यहाँ से हिंद महासागर से जब मानसूनी पवनें आती हैं,
हमारे राजस्थान में मानसून आता है। जो मानसून इस भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं पूरे के लेके हम, मानसून को आकर्षित कैसे करता है, ऋतु चक्र को नियमित कैसे करता है। मानसून अधिक तापमान की ओर चलता है, तो यहाँ से इस प्रकार से ये मानसून आता है और ये आकर्षित करता है थार का मरुस्थल मानसून को और नियमित भी करता है इस प्रकार से। लेकिन एक क्षेत्र और है यहाँ पर, तिब्बत का पठार। यहाँ पर क्या है, ये तिब्बत का पठार, ये भी मानसून को आकर्षित करता है। यहाँ पर भी तापमान अधिक होता है, इसलिए ये भी आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे संदर्भ में हम बात करें तो थार का मरुस्थल है जो मानसून को आकर्षित करता है। यहाँ पर तापमान सर्वाधिक और वायुदाब न्यूनतम होने के कारण। तो ये हमने देखा थार के मरुस्थल की विशेषताएं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रदेश के बारे में और हम बात कर लेते हैं कि इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल होगा मित्रों, क्षेत्रफल वो तो कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग है इसके अंतर्गत विस्तारित है। या फिर हम वर्ग किलोमीटर में बात करते हैं तो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग 243 वर्ग किलोमीटर के लगभग जो है इसका विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में पाया जाता है। मैंने आपको बताया है कि थार के मरुस्थल का यहाँ पर जो विस्तार है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 61.11% भाग यहाँ पर पाया जाता है। हम बात करें यहाँ पर नंबर 2 नंबर पर हम बात कर लेते हैं जनसंख्या, कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर निवास करता है, तो लगभग 40% भाग राजस्थान की कुल जनसंख्या का यहाँ पर निवास करता है। नंबर 3 पर हम बात करें जलवायु, कि ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी होगी, तो मित्रों इसकी जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु के बाद में हम बात करें यहाँ पर वर्षा, वर्षा का जो वितरण यहाँ पर पाया जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। देख लीजिए ये जो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है इसके पश्चिम का पूरा भाग है, तो हम 0 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा हो पाती है। वर्षा के बाद में अगर हम मित्रों बात करें यहाँ की मिट्टी, कि किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये पूरा का पूरा यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कैसी है, रेतीली कह दीजिए या बलुई कह दीजिए, या इसको हम सीधा सा मरुस्थलीय भी तो कह सकते हैं, मरुस्थलीय मृदा कह सकते हैं। ठीक, तो मिट्टी कैसी होगी इस क्षेत्र की, मिट्टी होगी रेतीली, बलुई और मरुस्थलीय। हम देखें यहाँ पर वनस्पति, यहाँ की जो वनस्पति होगी इस वनस्पति के बारे में हम बात करें तो बहुत कम वर्षा हमारे यहाँ पर राजस्थान में हो पाती है इस क्षेत्र में, इसलिए वर्षा के दिनों में यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और वनस्पति की अधिकता पाई जाती है। वैसे इसको हम कह सकते हैं सीधा सा मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति का प्रकार यहाँ पर पाया जाता है। हम बात करना चाहे यहाँ पर फसलें, फसलें अगर इस क्षेत्र में होती हैं तो मुख्य रूप से होता है बाजरा, मुख्य रूप से बाजरे का बोया जाने वाला क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में बाजरा सबसे ज़्यादा अलवर में हो रहा है, लेकिन बोया जाने वाला क्षेत्र अगर सबसे ज़्यादा है तो इसी पश्चिमी राजस्थान में आता है। बाजरे के साथ में मूंग, मोठ, ग्वार आदि फसलें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो पाती हैं, जो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। हम देखना चाहें इसके बाद में कि इसका विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इस पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है, तो जिलों की संख्या। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया आपके लिए, क्योंकि यह प्रश्न थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 और थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 और राजस्थान पुलिस और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है
कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो कितनी होगी, 12 हैं। कितने जिले आएंगे इसके अंतर्गत, 12 जिले हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से 12 जिले हैं जो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हैं, क्योंकि अब तक हमसे प्रश्न यही पूछा गया है कि कितने जिले सम्मिलित हैं इसमें, तो 12 हैं। लेकिन मित्रों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं है या है, तो हमें 12 जिले को देखना पड़ेगा कि कौन से 12 जिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये हमारे राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 असमान भागों में विभाजित करती है। एक आता है पश्चिमी राजस्थान और एक आता है पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जिलों की संख्या आती है 13। गौर करें आप, पश्चिमी राजस्थान में जिलों की संख्या आती है 13 और पूर्वी राजस्थान में जिलों की संख्या आती है 20। पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 13 जिलों में से एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर, पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 13 जिलों में से एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर, ये सिरोही जिला है जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो सिरोही में है, आता भी सिरोही इसी के अंतर्गत है। तो पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 13 जिलों में से एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से 12 जिले हैं जो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिएगा मेरे साथ में मित्रों आप। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं, ये जिला आता है गंगानगर। कौन सा जिला आया, गंगानगर। गंगानगर के बाद में 2 नंबर पर आता है यहाँ पर बीकानेर। कौन सा जिला आएगा दोस्तों, बीकानेर, इस प्रकार से आएगा ये बीकानेर। बीकानेर के बाद में आता है यहाँ पर ये जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में आता है जालोर। देखिए फिर से, सबसे पहले नंबर 1 जिला आया गंगानगर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर और इसके बाद में जालोर। अभी हम उधर चलते हैं सीमावर्ती ही, तो गंगानगर के बाद में यहाँ पर आएगा ये हनुमानगढ़। कौन सा आएगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में आता है यहाँ पर ये चूरू और चूरू के बाद में आता है ये झुंझुनू और झुंझुनू के बाद में आता है ये सीकर। देखिए लीजिएगा, फिर से बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करें गंगानगर, नंबर 2 आएगा बीकानेर, नंबर 3 आएगा जैसलमेर, नंबर 4 आएगा बाड़मेर, नंबर 5 आएगा जालोर, नंबर 6 आएगा हनुमानगढ़, नंबर 7 आता है चूरू, नंबर 8 आता है झुंझुनू और नंबर 9 आता है सीकर। अब हम आगे बढ़े कि और कौन कौन से जिले, तो यहाँ पर ये जिला आता है मित्रों नागौर, नंबर 10 आ जाएगा नागौर। और इसके बाद में जैसलमेर से पूर्व में यहाँ पर आता है ये जोधपुर, 11 नंबर आ जाता है जोधपुर। और अंतिम 12वें नंबर का जिला है वो कौन सा रह गया, पाली जिला, और ये कौन सा नंबर पर आ जाएगा, 12 नंबर पर। तो पाली है नंबर 12। फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 बाड़मेर, नंबर 5 जालोर, सीमावर्ती जिले हैं। नंबर 6 हनुमानगढ़, नंबर 7 चूरू, नंबर 8 झुंझुनू, नंबर 9 सीकर, नंबर 10 नागौर, नंबर 10 11 जोधपुर और नंबर 12 पाली। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा जिला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित है या नहीं है, तो इन 12 जिलों को आप आसानी से याद रख लें। सीमावर्ती जिले हैं 9 और 3 ही जिले हैं जो मध्यवर्ती हैं, जोधपुर, नागौर और पाली, तीनों जिले हैं ये जो मध्यवर्ती हैं, बाकी 9 जिले क्या हैं, सीमावर्ती। तो इस प्रकार से आप इन 12 जिलों को याद रखें, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। ये सारी विशेषताएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं और ऐसे प्रश्न आपके सामने मैं एक जो है प्रश्नोत्तरी लेके आने वाला हूं, उसमें ये सभी प्रश्न आपके सामने आएंगे कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो हमने आज देखा हमारा जो ये राजस्थान है और इस राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी रेतीला मैदान, अवशेष तैतीस सागर, और तैतीस सागर की उत्पत्ति हमने देखा है किस प्रकार से, और तैतीस सागर के अवशेष के रूप में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। भाग किसका है, थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल के संदर्भ में मैं आपके सारे प्रश्नों को बता चुका हूं कि कैसे कैसे प्रश्न थार के मरुस्थल की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, और थार का मरुस्थल किन किन देशों में विस्तारित है और किसका ये भाग है ये भी हम बात कर चुके हैं। क्षेत्रफल आता है तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 61.11% आता है। यहाँ पर बात करें जनसंख्या की तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है लगभग 40% भाग जनसंख्या की निवास यहाँ पर करती है राजस्थान की। जलवायु है तो यहाँ पर शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, और वर्षा यहाँ पर 0 से 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा का वितरण यहाँ पर पाया जाता है। और मिट्टी है तो यहाँ पर रेतीली बलुइया, इसको सीधा सा मरुस्थलीय मृदा भी हम कह सकते हैं। और इसके बाद में वनस्पति, यहाँ पर वर्षा के दिनों में कांटेदार वनस्पति या जो है घास की प्रधानता कई बार प्रश्न पूछा जाता है। घास यहाँ पर जो पाई जाती है, हालांकि मुख्य रूप से लिलोण घास जो यहाँ पर पाई जाती है, लिलोण है, करंड है, मरंड है, धरण है, ये कई प्रकार की घासें हैं। कई प्रकार से तो प्रश्न सीधा सा आ जाता है कि लिलोण, करंड, मरंड, धरण ये निम्न में से किसकी किस्में हैं, तो घास की किस्में हैं जो पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं। जो लाठीसीरी क्षेत्र है यहाँ पर हम बात करेंगे एक और क्लास में, यहाँ पर इस जो पढ़ेंगे। तो वनस्पति मरुद्भिदी या जीरोपाइट, फसलें यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार मुख्य रूप से उत्पादित हो पाता है। जिलों की संख्या कितनी आती है, 12। ये तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या 12 होगी। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर संख्या 12 होती है।